नमस्कार। आज ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम का 28 डे है। स्वागत है आपका। ल्यूसेंट का पेज नंबर 28, जिसमें कि हम तुगलक वंश के बारे में जानकारी लेंगे और लगभग पूरे पेज पर तुगलकों के बारे में जानकारी है और अंत में यहाँ पर सैयद वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। एक नज़र इसकी वर्कबुक के ऊपर। वर्कबुक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 50 प्रश्न हैं जो आपको हल करने हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, प्रोजेक्ट भी कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा, तो चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो या सांकेतिक मुद्रा को चलाना हो या फिर कराचिल और खुरासान अभियान हो या दोआब में कृषि सुधार और कर वृद्धि का मामला हो, हर योजना जो मोहम्मद बिन तुगलक ने आरंभ करी वो असफल हो गई और उसको वापस लेना पड़ा। इसीलिए इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्रिटिसाइज किया है, आलोचना करी है। हालांकि उसकी जितनी भी योजनाएं थीं, चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो, चाहे वो सांकेतिक मुद्रा हो या फिर दोआब में कृषि सुधार हो, उसके सैनिक अभियानों को भी हम एक सनक नहीं कह सकते, चाहे वो खुरासान का हो चाहे कराची का हो। लेकिन उसमें परामर्श, योजना, इन सब चीज़ों का अभाव था। जो भ्रष्टाचार था उस जमाने में, जैसे कि उसकी दोआब में जो कृषि सुधार योजना थी, उसके संदर्भ में भ्रष्टाचार मूल कारण था कि वो क्यों असफल रही। या फिर जो उसने सिक्के चलाए उसमें पूर्व योजना का और उसमें जो परिणाम हो सकते थे, जो भ्रष्टाचार हो सकता था, उसकी अनदेखी की गई। तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं भले ही अपने समय से थोड़ा आगे हों, लेकिन अगर उसने योग्य अधिकारियों का चुनाव किया होता, अलाउद्दीन खिलजी की तरह अपनी टीम बनाई होती, तो कुछ बेहतर परिणाम हो भी सकते थे। यहाँ देखते हैं क्या जानकारियाँ हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी सनक भरी योजनाओं, दरअसल ये शब्द न्याय नहीं करता है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, लेकिन इतिहासकारों ने लिखा है सनक भरी योजनाओं, क्रूर कार्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। दरअसल जो उस दौर के इतिहासकारों ने जो आलोचना करी है, तो अधिकतर इतिहासकार जो थे वो उलेमा होते थे। और चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म और अपने प्रशासन शासन को अलग रखा, उसने धार्मिक नेतृत्व को, उलेमाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तो एक कारण वो भी है उसकी आलोचना का। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नया विभाग बनाया था। दिल्ली सल्तनत में जो भी नए विभाग बनाए गए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो दीवाने कोही हो, दीवाने बंदगान हो, दीवाने खैरात हो या फिर दीवाने अर्ज हो। बड़ा ही रेगुलर सा पैटर्न है कि किस शासक ने कौन सा डिपार्टमेंट बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। और जब उसने देखा कि ये योजना सफल नहीं हो रही है, तो उसने राजधानी को वापस दिल्ली ले आया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वो मंगोल आक्रमणों की वजह से दिल्ली असुरक्षित थी, तो एक सुरक्षित राजधानी चाहता था। कुछ का मानना है कि साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, दक्षिण भारत पर उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी को बदल दिया था, इसलिए उसको एक केंद्रीय स्थान चाहिए था जहां से वो अपनी राजधानी चला सके, अपना पूरा देश चला सके। कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है समकालीन कि वो दिल्ली की जनता को सजा देना चाहता था। तो अलग अलग मत है विद्वानों के। मोहम्मद बिन तुगलक के डाक प्रबंध
की तारीफ की गई है और उसके डाक प्रबंध के बारे में जो जानकारी है वो रहला में मिलती है, जो कि इब्न बतूता के संस्मरण है, जो उसका यात्रा विवरण है इब्न बतूता का, वो रहला के नाम से है। अफ्रीकी मोरक्को से आया हुआ यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में सुल्तान ने उसको अपना राजदूत बना करके चीन भी भेजा था, हालांकि वो चीन गया नहीं, वो रास्ते से ही वापस अपने देश चला गया। तो इब्न बतूता की जो पुस्तक है रहला, उसमें क्या क्या जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के समय की, विदेशी व्यापारियों का उसके राज्य में आना, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था, और उसी में गुप्तचर भी अपना काम कर लेते थे। तो दोनों व्यवस्थाएं, डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था, आपस में मिल जाती थी। दो प्रकार की डाक व्यवस्था के बारे में रहला में जानकारी दी गई है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसको कि उलुक कहते थे, और पैदल डाक व्यवस्था, जिसे दावा कहा जाता था। रहला में इब्न बतूता ने सती प्रथा का भी जिक्र किया है और उसने ये भी जानकारी दी है कि सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मध्यकाल में दो शासक जिन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया सती प्रथा को नियंत्रित करने का, एक मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा अकबर। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा, जो मोहम्मद बिन तुगलक का एक और प्रयोग था। फरिश्ता कहते हैं कि उसने कांसे के सिक्के चलाए, बर्नी कहते हैं कि उसने तांबे के सिक्के चलाए, और उन कांसे और तांबों के सिक्के का जो मूल्य होता था वो चांदी के टका के बराबर होता था। योजना असफल हो गई थी। एडवर्ड थॉमस ने कहा है प्रिंस ऑफ मनियर्स मोहम्मद बिन तुगलक को। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत पहले चीन में कुबलई खां और ईरान में गजन खां सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। हिंदुस्तान के लिए वो नई चीज थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी, ये नाम आप ध्यान रखिए, एक अनुवाद किया उसने, संस्कृत की एक बुक का अनुवाद किया और उसका नाम रखा गया तूतीनामा। मोहम्मद तुगलक अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु दिखाई देता है। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक कई भाषाओं का ज्ञाता था, विद्वान था और अलग अलग संप्रदाय के लोगों से मिलना जुलना पसंद करता था। तो जैन संत जिन प्रभु सूरी को उसने दरबार में बुला करके सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान में थट्टा के पास गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 में, और 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की नींव रखी थी। अकबर के समय में इतिहासकार बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा। उसकी मृत्यु पर जब वो इतिहास लिख रहा था, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ऐसे भी लिखा गया है कि अंततः राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था और सल्तनत का पहला शासक था जिसने अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे की यात्रा की। इसके अलावा उसने बहुत सारे सूफी संतों के जो मकबरे थे उनका पुनर्निर्माण कराया, कुछ नए बनवाए। बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजोधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उसका कोई उत्तराधिकारी, कोई पुत्र नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु से पहले ही लोगों को पता था कि सत्ता फिरोज तुगलक के पास जाएगी, जो कि उसका कजन है। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक जब भी राजधानी से बाहर होता था तो फिरोज तुगलक ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता था और ये स्पष्ट था लोगों को कि वो शासक बनेगा। तो फिरोज तुगलक को थट्टा
जहाँ पर मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया और फिर पुनः दिल्ली गई। तो इस तरह से उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। फिरोज के शासन पर शरीयत का अत्यधिक प्रभाव देखा गया और कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि फिरोज शाह तुगलक की जो माता थी वो हिंदू थी और फिरोज को लगा कि ऐसा ना हो कि उसके विरोधी उसके खिलाफ धार्मिक आधार पर षड्यंत्र रचे, उलेमाओं से उसके खिलाफ कोई फतवा ना दिलवा दिया जाए, तो उसने ज्यादा धार्मिक होने का प्रयास किया। उसने अपने प्रशासन में ऐसे काम किए जो शरीयत के अनुसार मान्य थे। उसने मुस्लिम वर्ग की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। हम कह सकते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट में काम किया, लेकिन कारण धार्मिक भी हो सकता है, थोड़ा सा राजनीतिक भी। उसने 24 प्रकार के कर हटा दिए और सिर्फ उन्हीं करों को अनुमति दी जिनकी अनुमति शरीयत देती थी। खराज जो कि भूमि कर था, इसके अलावा खुम्स के ऊपर हम कल चर्चा कर चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने खुम्स का नियम बदल दिया था, 80% राजा 20% सेना। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पुनः 20% राजा और 80% सेना का नियम, जजिया और जकात। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। अभी तक दिल्ली सल्तनत के शासक ब्राह्मणों को छूट देते आए थे जजिया से। इसके अलावा सिंचाई कर, जो उपज का 1/10 भाग था, हक ए सर्व बोलते हैं इस सिंचाई कर को। फिरोज तुगलक को याद किया जाता है उसके निर्माण कार्यों की वजह से। उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया दिल्ली से पंजाब वाले क्षेत्र में, उसमें से कुछ काम कर रही हैं अभी। फिरोज तुगलक को 300 नए नगरों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कुछ के बारे में हम जानते हैं, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने राजकुमार जौना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का मौलिक नाम था, उसकी स्मृति में बसाया था। इसी के शासनकाल में अशोक के 2 अभिलेख, एक टोपरा से एक मेरठ से, दिल्ली में स्थापित किए गए और सीरत ए फिरोज शाही एक ग्रंथ है जिसमें टोपरा वाले स्तंभ के परिवहन का चित्रण है कि कैसे उसको दिल्ली लाया गया। दीवाने खैरात की उसने स्थापना करी जो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता करता था। सबसे अधिक दासों की संख्या लगभग 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। उसके जो अधिकारी थे, जो इक्तादार थे, अब वो उसको दास गिफ्ट करने लगे थे। दासों का उसको इतना शौक था, उसने बाकायदा दासों के लिए अलग से एक विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान। एक छोटी सी पुस्तक भी उसने लिखी, फतुहाते फिरोज शाही, उसकी आत्मकथा है। और जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ उसके संरक्षण में थे। नागरकोट अभियान वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कांगड़ा। ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से उसको संस्कृत के ग्रंथ मिले, जिनमें से कुछ का उसने अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अनुवादक थे अजीजुद्दीन किरमानी। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इनमें से दलाइले फिरोज शाही था, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक की तरह इसने भी कुछ प्रयोग किए मुद्रा व्यवस्था में और इसके प्रयोग सफल रहे थे। चांदी और तांबे के मिश्रण से उसने एक नया सिक्का चलवाया, अद्धा और विख उसको कहा जाता था। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। चूंकि फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रशासन में सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करी, क्या उलेमा, क्या इक्तादार, क्या साधारण सैनिक, नतीजा ये निकला कि दिल्ली सल्तनत में भ्रष्टाचार अपने चरम पर हो गया। दिल्ली सल्तनत की सैनिक शक्ति कमजोर होती चली गई, इक्तादार ताकतवर होते चले गए। तो फिरोज शाह तुगलक का अंत होते होते दिल्ली सल्तनत में जो इक्तादार थे वो इतने शक्तिशाली हो चुके थे
कि बस नाम मात्र को ही वो फिरोज शाह तुगलक का कहना मानते थे, वो लगभग स्वतंत्र थे। फिरोज ने खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया और उसकी तुलना जेरूसलम में स्थित उमर की मस्जिद से की जाती है। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग भी फिरोज शाह कोटला के सुल्तान फिरोज के नाम है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसी के समय में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली से पालम तक की जो कहानी है, पालम एक छोटा सा गांव होता था जहां पर अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कहावत है, शहंशाह आलम अस दिल्ली ताब आलम। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक सरवर, जिसको कि मलिक उस सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि दी गई थी, उसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। तैमूर लंग सैयद वंश। तैमूर लंग जब लूटपाट करके हिंदुस्तान से वापस गया तो वो हिंदुस्तान में अपना एक कमांडर खिजर खां छोड़ गया। मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर वाले इलाके में उसको उसने प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो तुगलक वंश के बाद जिस वंश ने शासन किया वो था सैयद वंश, और सैयद वंश का पहला शासक था खिजर खां। लेकिन खिजर खां ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, वो अपने आप को तैमूर का कमांडर ही कहता रहा। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में दो शासक हो गए, जो शासक तो थे बट उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। खिजर खां का पुत्र था मुबारक खां। मुबारक खां ने शाह की उपाधि ली, सुल्तान कहा अपने आप को। तो सैयद वंश में पहला सुल्तान मुबारक शाह। मुबारक शाह की बारे में जानकारी उसके दरबारी लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किताब लिखी तारीख मुबारक शाही, जो मुबारक शाह को समर्पित है। तो यहां पर इतनी जानकारी आपके पास है जो तुगलक और सैयदों के बारे में है। अब इसके बाद पेज नंबर 29 पर हमारे पास लोधी वंश आ जाएगा और कुछ और जानकारियां आ जाएंगी। तो इसकी वर्कबुक को आप डाउनलोड करिए और भरिए और बाद में फिर प्रैक्टिस के लिए प्लेन वर्कबुक का इस्तेमाल करिए।